वेद और पलक ब्लडी इश्क एपिसोड 32। एक महीने बाद। आज पूरा एक महीना बीत गया था। पलक का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका था, पर हाँ, अभी भी कहीं कहीं पर दाग के निशान थे, जिसका डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर रहे थे ताकि पूरी तरह दाग खत्म हो जाए। पलक और वेद दोनों साथ ही एक ही कमरे में रहते थे। पलक को वह याद आया जब वह पहली बार आई थी और पवन उसे वेद के कमरे में जाने नहीं देता था, पर अब वेद खुद उसे अपने कमरे में लेकर गया था। दोनों साथ में खाना खाते थे, साथ में सोते थे। वेद पलक के साथ अच्छे से पेश आता था, पर अब पलक उसे ठीक तरह से जवाब नहीं देती थी, बल्कि उसके हर एक सवाल का उल्टा जवाब देती थी, या तो देती ही नहीं थी। अब वेद भी उसके सारे नखरे उठाता था, पर पलक अब इतराने लगी थी, क्योंकि पलक को यही लगता था कि वेद अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है। वह आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल पाएगा। डैनियल कैलिफोर्निया चला गया था। वह सब काम वहीं से हैंडल कर रहा था। पलक जब तक ठीक नहीं हो जाएगी तब तक वेद उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। वेद आज घर ऑफिस से लेट आया था और जब वह आया तो पलक अभी भी लिविंग एरिया में बैठे वेद के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो उसने खाना बहुत पहले खा ली थी, क्योंकि उसे टाइम पर दवाइयाँ भी खाना रहता है। जैसे वेद लिविंग एरिया में आया तो देखा पलक सोफे पे बैठी है। उसे देखकर वेद उसके बगल में आकर बैठ गया और उसे पूछने लगा, तुम अभी तक सोई नहीं? जो सुन पलक बोली, नहीं, क्योंकि मुझे शराब पीना था, इसलिए यहीं बैठी हूँ। आज रात शराब पीने का दिल कर रहा है। पलक का इतना कहना कि वेद उसे घूर कर देखने लगा, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं था। 2 मिनट शांत रहा, उसके बाद बोला, अगर तुम्हें ठीक से जवाब नहीं देना है तो मत दो, जाओ जाकर आराम करो। पलक आगे बोली, मुझे शराब पीना है, मतलब शराब पीना है। मैं कमरे में चेक की पर एक भी शराब की बोतल दिखाई नहीं दिया। वेद पलक की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, पर कुछ ही देर में पलक बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, जो देखकर वेद को सचमुच अब गुस्सा आने लगा था। वह इतने दिन से उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं था, पर अब पलक बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई थी, जो कि वेद को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। पलक मन ही मन खुद से कहने लगी, इस इंसान को मैं बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही हूँ। इसे चाहती भी हूँ मैं, पर यह किसी और को चाहता है। पर अब मैं इसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहूँगी। इन दोनों का प्रॉब्लम यह था कि यह दोनों कभी भी बैठकर ठीक तरह से बातें नहीं करते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे के दुख सुख नहीं बात करते थे। पलक वेद के बारे में कुछ और ही सोचती थी, तो वहीं वेद को कभी टाइम रहता तो कभी नहीं रहता, और वह पलक को अपनी पूरी बात बिल्कुल भी बताना नहीं चाहता था। वह उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं देता, पर हाँ, उसे जब भी तकलीफ़ होता तो वेद सबसे पहले उसके सामने खड़ा हो जाता। ना वह उसे तकलीफ़ देना चाहता था और ना ही किसी को देने देता था। वे ज़बरदस्ती पलक को कमरे में लेकर आया। वह जानता था कि पलक को ज़्यादा हल्के में लिया तो वह इसी तरह रात भर नौटंकी करती रहेगी, जिसकी वजह से वह अपनी रियलिटी में आते हुए उसे ज़बरदस्ती कमरे में लेकर आया और गुस्से में कहा, जितना मैं अच्छा हूँ ना, उतना ही बुरा भी हूँ, तो मेरे पेशेंस को ज़्यादा टेस्ट मत किया करो। यह सुनकर पलक मन में कहने लगी, पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, इसका अटेंशन पाने के लिए या किसके लिए। इतनी तो जिद्दी थी नहीं मैं, जितनी कि अब हो चुकी हूँ। क्या मैं जल रही हूँ? नहीं नहीं, मैं क्यों जलूँगी? इसका जो मन आवे वह करे, मुझे क्या लेना देना। पर पता नहीं क्यों मुझे इसके साथ झगड़ा करने का दिल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे 1000 सवाल पूछूं। यह मेरे साथ रहेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा? अगर उसके साथ रहना है तो मुझे यहाँ क्यों रखा है? पलक एकदम शांत हो गई थी, तो वहीं वेद फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया था।
वह काफ़ी देर तक वॉशरूम में ही रहा और पलक ढेर सारी बातें सोचने लगी। उसका मन सचमुच झगड़ा करने पर उतारू हो गया था। वे जब वॉशरूम से बाहर निकला तो सीधे नीचे आ गया। वह काफ़ी देर तक टाइगर से कुछ बातें करता रहा और जब कमरे में आया तो पलक तब तक सो गई थी। वे ध्यान से उसे देखने लगा और बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हें किसी को देखकर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो। वेद उसके बगल में लेटा और उसे अपनी बाहों में लेकर सोने लगा। वैसे पलक को लेकर वेद के दिल में काफ़ी कुछ पनपने लगा था, पर वह ठीक तरह से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बनारस, तपस्वी जी ने अपनी बेटी के लिए रिश्तेदारों में लड़का देखने के लिए कहा था, जिसके वजह से बहुत से लोगों ने उसके लिए लड़के का तस्वीर दिखाने लगे। वैसे रिश्ते तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे। नंदिनी के मामा भी एक दो रिश्ता देख रखा था और वह तपस्वी जी के घर आकर उन्होंने अच्छी तरह से बताया कि लड़का बहुत ही अच्छा है और समझदार भी है, बल्कि ढेर सारी तारीफ़ें करने लगे और ये भी बताया कि उन्हें सब कुछ बता दिया है कि बड़ी बेटी ने लव मैरिज शादी कर लिया है और वह अब यहाँ नहीं रहती है। फिर भी लड़के वाले को कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर तपस्वी जी भी मान गए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें सच्चाई पता होते हुए भी वे लोग हाँ भर दिए। नंदिनी के मामा ने कहा कि हमें देरी नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द इन दोनों की मंगनी करवा देना चाहिए, ताकि एक तसल्ली तो रहेगा कि रिश्ता फिक्स हो गया है, वरना हम ढीले पड़ेंगे तो लड़के वाले कहीं दूसरी जगह रिश्ता ढूंढ लेंगे। तपस्वी जी बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि अब आप ही तारीख पक्का करवा दीजिए। उस दिन जाकर हम बात करेंगे, उसके बाद मंगनी की तारीख भी निकलवा लेंगे। कैलिफोर्निया, डैनियल पेंडिंग काम छोड़कर इंडिया गया था, पर यहाँ आकर वह सब काम निपटाने लगा, क्योंकि वे तो नहीं आ सकता जब तक पलक ठीक नहीं हो जाती। डैनियल अपना काम ख़त्म करके अपनी गर्लफ्रेंड बेला से मिलने गया, बल्कि उसके साथ वह रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहा था। काफ़ी रात होने के बाद वह डैनियल बेला को उसके घर ड्रॉप किया और वहाँ से जाने लगा। उस पर किसी की नज़र थी कि कब वह अकेला रहे और उसके कार को रोक पाए, और जब वह अकेला पड़ा तो वैसे ही हुआ। एक कार उसकी कार के सामने आकर रुक गई, पर डैनियल जिस कार में था उसके गार्ड्स भी उसमें थे। कार अचानक से ब्रेक लेने की वजह से डैनियल, जो मोबाइल में बिजी था, वह अचानक सामने की ओर देखने लगा, जो देखकर तुरंत समझ में आ गया कि सामने वाली कार जानबूझकर उसके कार के सामने आकर रुकी है। उसके अगल बगल में जो गार्ड थे उन्होंने गन लोड कर लिया कि जो सामने की कार थी उसका कार के दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली और चलते हुए डैनियल के कार के पास आकर खड़ी हो गई। डैनियल बड़े गौर से उस लड़की को देख रहा था और तुरंत चेहरा देखकर पहचान गया। यह कोई और नहीं बल्कि संजना थी। डैनियल कार में से निकला नहीं, बल्कि अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरकर देखने लगा। आखिर वह भी समझना चाहता था कि यह मेरे कार के सामने क्यों आकर रुकी। डैनियल के गार्ड बाहर निकले और उससे पूछताछ करने लगे। संजना तुरंत बोली, मुझे डैनियल से बात करना है। एक गार्ड डैनियल के पास आया और शीशा नीचे करते हुए धीरे से कहा, बॉस, वह लड़की आपसे बात करना चाहती है। जो सुनकर डैनियल सोच में पड़ गया कि आज इसे मुझसे क्या बात करना है। कुछ सोचकर वह कार में से उतरा और चलते हुए संजना के सामने खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले बड़े रौबदार आवाज़ में कहा, तुम और मुझसे बात करना चाहती हो? वजह जान सकता हूँ?
डैनियल का इतना कहना कि संजना अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वह ऐसे दिखाना चाहती थी जैसे कि वह बहुत दुखी हो और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। संजना का इतना कहना कि डैनियल अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, तुम्हें और मुझसे मदद चाहिए? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा? शायद तुम गलत जगह पर आ गई हो। डैनियल का इतना कहना कि संजना अपने दोनों हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करते हुए बोली, डैनियल प्लीज़ ऐसा मत करो, बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे मिलने आई हूँ, बल्कि पूरी उम्मीद से आई हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे। संजना बोल ही रही थी कि डैनियल बीच में उसकी बात काटते हुए बोला, तो अपनी उम्मीद अपने पास रखो क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है? इतना बोलकर वह जाने को मुड़ा कि संजना रोते हुए बोली, मुझे वेद से माफ़ी मांगना है। प्लीज़ एक बार मुझे वेद से मिलवा दो। एक बार मैं उसके सामने अपनी गलतियों की पश्चाताप करना चाहती हूँ ताकि जब मरूँ तो मुझे पछतावा ना हो। मैंने जो कुछ उसके साथ किया वह बहुत गलत किया, जिसकी सज़ा मुझे मिल चुका है। जब तक मैं उसे माफ़ी नहीं मांग लेती तब तक मैं घुट-घुट कर ज़िंदगी जीऊँगी। संजना नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जो सुनकर डैनियल मुड़ा और उसके तरफ देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा कि संजना के दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर यह सब करके वह साबित क्या करना चाह रही है। डैनियल गलती से भी इस लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता था और वह संजना की इंसल्ट करते हुए कहा, ओह रियली, तुम उससे माफ़ी मांगना चाहती हो? आज तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया? अब तक तुम कहाँ थी? कहाँ थी तुम? और माफ़ी मांग कर भी तुम्हें क्या हासिल होगा? जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तुम अपनी लाइफ चिल करो, वेद अपनी लाइफ चिल करेगा और वैसे भी उसकी लाइफ में ऑलरेडी उसकी लाइफ पार्टनर है जो कि वह बहुत जल्द शादी करने वाला है। डैनियल का इतना कहना कि संजना जो आंखों में आंसू लेकर खड़ी थी वह हक्की बक्की होकर उसे देखने लगी और बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? वेद की शादी होने वाला है? वैसे डैनियल तो जानबूझकर ये शादी वाला रीज़न निकाला क्योंकि वह संजना को लटका हुआ चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि उसका दोस्त एक दिन नहीं बल्कि इसके वजह से उसकी लाइफ ख़राब हो गया। पर पलक के आने की वजह से उसकी लाइफ में काफ़ी सुधार आ रहा है। डैनियल बड़े एटीट्यूड में कहा, हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है उसकी ज़िंदगी में क्या वीरान बन के रहेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पलक के आने से उसकी लाइफ संवर गई। शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर था कि वेद के लाइफ में देर से कोई लड़की आएगी पर बहुत अच्छी आएगी, जो अब आ गई है। वैसे भी देर कहाँ हुआ है, सही समय पर उसे उसकी लाइफ पार्टनर मिल गई। डैनियल ये सब बोलकर मुस्कुरा भी रहा था क्योंकि सच में उसे पलक और वेद के बारे में बोलकर घमंड आ रहा था। संजना को बहुत अजीब लगने लगा क्योंकि उसने वेद की हालत अपनी आंखों से देखी थी कि वेद उसके पीछे किस तरह पागल था, बल्कि उसे कभी उम्मीद नहीं था कि वेद कभी किसी और से प्यार कर सकता है। पर डैनियल के मुंह से सुनकर उसे यकीन होने लगा। वैसे उसने पलक को फोटो में देख चुकी थी जब उसका बॉयफ्रेंड थॉमस ने उस पर वॉर किया था। संजना बहुत चतुर थी, उसे लगा यह झूठ हो सकता है, पर वह फीकी स्माइल देते हुए बोली, डैनियल तुमने बहुत अच्छा खबर दिया कि वेद बहुत खुश है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि उसकी ज़िंदगी में लड़की आई है। यह सच में बहुत खुश खबर है, पर मैं एक बार वेद से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। डैनियल लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, खैर तुम्हें समझाना बेकार है। अगर तुम माफ़ी मांगना भी चाहती हो तो वेद के सामने जाकर गिड़गिड़ाना। अगर वह तुम्हें माफ़ कर दे तो अच्छी बात है, और अगर ना करे उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। इतना बोलकर डैनियल कार में जाकर बैठ गया। संजना आवाज़ देती रह गई, पर डैनियल ने ड्राइवर को कार दूसरे रास्ते से चलाने के लिए कहा। ड्राइवर यू टर्न कार लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद संजना पैर पटकते हुए खुद से बोली, वे
तो मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर क्या हो गया? सिर्फ कहने की बातें हैं। खैर तुमसे मिलकर मैं बातें करूँगी। दूसरी तरफ इंडिया, लोहिया विला। पलक दिन ब दिन गुस्सैली और चिड़चिड़ी होती जा रही थी, जो कि वेद अच्छे से देख पा रहा था। वेद हमेशा चाहता था कि वह खुश रहे और ठीक से रहे, पर पलक बिल्कुल भी वैसी नहीं रहती। वेद उससे अच्छे से बात करना चाहता, पर वह नहीं करती थी। उसके हर एक सवाल का उल्टा जवाब देने लगी थी। जब वह बदतमीज़ी करती तो वेद उसके ऊपर चिल्लाकर उसे चुप करा देता, पर आज सुबह से लेकर शाम तक वह बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। रात को डिनर करने के बाद जब दोनों कमरे में आए, जब बेड पर लेटे तो वेद पलक की कमर पकड़ के अपने ऊपर उसे ले लिया। पलक कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। वेद उसके शर्ट के अंदर अपना हाथ डालने लगा, तो वहीं दूसरा हाथ उसके नाइट पैंट के अंदर। पलक अभी भी कुछ बोल नहीं रही थी। वेद का हाथ धीरे धीरे पलक के प्राइवेट पार्ट पर गया, जो देख पलक उसके हाथ को पकड़ रोक दी और गुस्से से वेद के आंखों में देखने लगी। उसका गुस्सा वेद देख सकता था, तो वह अपना हाथ बाहर निकाल लिया और पलक के जबड़े को हल्के हाथ से पकड़ एकदम अपने करीब किया और प्यार से कहा, लोग कहते हैं कि लड़कियां हंसती हुई अच्छी लगती हैं, पर तुम मुझे गुस्से में ही अच्छी लगती हो। पलक वेद का हाथ पकड़ के साइड की और बोली, लोग नहीं कहते, यह आप कहते रहेंगे। वेद हल्का मुस्कुराया और बोला, तो तुम बताओ, तुम्हें खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? दोनों बहुत करीब थे। पलक के दिमाग में इस वक्त कुछ सूझा और वह मुस्कुराने लगी, जो वेद को समझ में नहीं आया। पलक अपनी बातों में उलझाते हुए बोली, मेरे दांतों को देख रहे हो? इसमें बहुत विष भरा है और मैं यह विष आपके शरीर में उतारना चाहती हूँ। उसकी बातें वेद को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बल्कि वह आईब्रो ऊपर चढ़ाकर उसे देखने लगा कि उतने में पलक झुककर उसके होंठ पर अपने होंठ रख दी। वेद को लगा कि वह किस कर रही है, पर नहीं, बल्कि पलक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके निचले होंठ को काट ली। वेद झट से अपनी आंखें बंद कर लिया, पर पलक पूरी ताकत लगाकर काटे जा रही थी। वेद अपने दोनों हाथ से उसके चेहरे को पकड़ दूर करने लगा, पर पलक जल्दी छोड़ नहीं रही थी। वेद अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने आप से अलग किया। वेद के होंठ में सच में बहुत दर्द होने लगा। यूं ही कहा जाए तो जलन हो रहा था। तो वहीं पलक अब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, बल्कि वह साइड में लेटकर अपने पेट पर हाथ रखकर हंस रही थी। वेद को सचमुच बहुत गुस्सा आया। वह अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालने ही जा रहा था कि उसे इस तरह हंसता देख वह देखता ही रह गया और उसका गुस्सा पल में गायब हो गया, क्योंकि उसकी स्माइल देखकर वेद को अच्छा लगा और वह अपना दर्द भूल गया। वेद ने उसकी कमर में हाथ डालकर एकदम अपने करीब किया और धीरे से बोला, शैतान लड़की। वेद जब यह बोल रहा था तो उसके होंठ में दर्द हो रहा था। पलक काफ़ी देर तक हंसते रही। बार बार वह उसके चेहरे को देखकर हंसे जा रही थी। वेद उसे हंसता हुआ देख रहा था कि कब तक वह हंसती रहेगी। करीब 15 से 20 मिनट के बाद पलक हंसना बंद की और वेद को देखने लगी। सचमुच वेद का होंठ धीरे धीरे सूजने लगा था, क्योंकि पलक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर काटी थी और उसके दांत के निशान भी पड़ गई थी। पलक अपना हाथ उसके होंठ पर फेरने लगी, जिससे वेद ने अपनी आंखें बंद कर लिया। पलक एकदम उसके करीब झुकी और उसके होंठ पर अपने होंठ रख धीरे धीरे लॉलीपॉप की तरह चूमने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की किस वाइल्ड किस में बदल गई। वेद
को दर्द हो रहा था, पर पलक प्यार से उसके होंठ को चूम रही थी। काफ़ी देर तक किस करने के बाद दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे, बल्कि कुछ ही देर में वे दोनों इंटीमेट हो गए। धीरे धीरे इन चीज़ों की दोनों को आदत लग चुका था, बल्कि दोनों को एक दूसरे की आदत बन गए थे। दोनों की शादी तो नहीं हुआ था, पर उनके बीच सब कुछ हो चुका था। डियर लिसनर, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।